वीडियो के इस भाग में हम अमेरिकी लेखक रॉबर्ट ग्रीन की 1998 में प्रकाशित पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर अर्थात शक्ति के 48 नियम के नियमों में से नियम 13 मदद मांगते समय दया या कृतज्ञता की नहीं बल्कि स्वार्थ की दुहाई दें के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस नियम अंतर्गत लेखक के विचार यह है कि अगर आपको किसी साथी की मदद चाहिए तो उसे यह याद न दिलाए कि आपने पहले उसकी कितनी मदद की है या उसके लिए कितने अच्छे काम किए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह आपको नजरअंदाज करने का कोई न कोई तरीका खोज ही लेगा। इसके बजाय अपने आग्रह में किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा कर दें जिससे उसे लाभ होगा। इस लाभ को बढ़ा चढ़ाकर जोर शोर से बताएं। जब उसे यह लगेगा कि आपकी मदद करने के कारण उसका भला हो सकता है तो वह पूरे उत्साह से आपकी मदद करेगा। फेबल्स इरसप 6वीं सदी ईसा पूर्व की एक कहानी देहाती और सेब का पेड़। एक देहाती के बगीचे में सेब का एक पेड़ था जिसमें फल नहीं लगते थे, उस पर सिर्फ गौरैया और टिड्डे ही बैठते थे। उसने पेड़ काटने का फैसला किया और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर इसकी जड़ों पर प्रहार करने लगा। टिड्डों और गौरैया ने उससे आग्रह किया कि वह उस पेड़ को न काटे क्योंकि वह उन्हें शरण देता है। उन्होंने कहा कि वे गीत गाकर उसका थकान कम कर देंगे, लेकिन उस देहाती ने उनके आग्रह पर कतई ध्यान नहीं दिया और पेड़ पर प्रहार करता रहा। जब यह पेड़ के कोटर तक पहुंचा तो उसे वहां मधुमक्खियों का एक छत्ता दिखा जिसमें बहुत सा शहद था। शहद चखने के बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी दूर फेंक दी और पेड़ की बहुत अच्छी देखभाल की। स्वार्थ से ही बहुतेरे लोग प्रेरित होते हैं। शक्ति की कुंजी। शक्ति की खोज में आपको बार बार अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी। मदद मांगना भी एक कला है। यह कला इस बात पर निर्भर करता है कि आप में सामने वाले को समझने की कितनी क्षमता है और यह भी कि आप अपनी और उसकी जरूरतों के फर्क को समझते हैं। ज्यादातर लोग मदद मांगने में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे अपनी ही इच्छाओं और जरूरतों में खोए रहते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि वे जिन लोगों से मदद मांग रहे हैं वे निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करेंगे। वे इस तरह आग्रह करते हैं जैसे उनकी जरूरतें दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हो, जबकि शायद उन्हें उनकी कतई परवाह नहीं होती है। कई बार वे बड़े मुद्दों का हवाला देते हैं, कोई महान लक्ष्य या प्रेम और कृतज्ञता जैसे महान भाव। वे बड़ी तस्वीर दिखाने लग जाते हैं जबकि रोजमर्रा की बातों में प्रभावित करने की ज्यादा शक्ति होती है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपनी खुद की जरूरतों में उलझा रहता है और अगर आप उसके स्वार्थ का वास्ता नहीं देते हैं तो वह आपकी मदद करने को अपने समय की बर्बादी मानेगा। इस प्रक्रिया में प्रमुख कदम सामने वाले के मनोविज्ञान को समझना है। क्या वह घमंडी है? क्या वह अपनी प्रतिष्ठा या सामाजिक ओहदे के बारे में चिंतित है? क्या उसके ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें परास्त करने में आप उसकी मदद कर सकते हैं? क्या वह सिर्फ धन और शक्ति से ही प्रेरित होता है? जब 12वीं सदी में मंगोलों ने चीन पर आक्रमण किया तो 2000 साल पुराने चीनी संस्कृति और सभ्यता खतरे में पड़ गई। मंगोलों के सेनापति चंगेज खान की नजर में चीन सिर्फ एक ऐसा देश था जहां उसके घोड़ों के लिए पर्याप्त चारा नहीं था। उसने पूरे देश को मटियामेट करने और इसके शहरों को तहस-नहस करने का फैसला किया क्योंकि उनने सोचा बेहतर यही रहेगा कि चीन को मिट्टी में मिला दिया जाए ताकि यहाँ हमारे घोड़ों के लिए घास उग सके। चीनी सभ्यता को नष्ट होने से जिसने बचाया वह कोई सैनिक, सेनापति या राजा नहीं बल्कि येलू त्साई नाम का सामान्य आदमी था। त्साई खुद एक विदेशी था लेकिन वह चीनी संस्कृति से प्रभावित था। वह चंगेज खान का विश्वासपात्र सलाहकार बनने में कामयाब हो गया और उसने उसे यकीन दिला दिया कि अगर चीन को नष्ट करने के बजाय वह वहां के नागरिकों पर टैक्स लगा देगा
तो इससे उसे ज्यादा फायदा होगा। चंगेज खान को इसमें ज्यादा समझदारी दिखी और उसने त्साई की सलाह मान ली। जब चंगेज खान ने कैफिंग शहर पर लंबी घेराबंदी के बाद कब्जा किया और इसके नागरिकों को मौत के घाट उतारने का फैसला किया, जैसा उसने उन बाकी शहरों में किया था जहां उसका विरोध हुआ था, तो त्साई ने उसे बताया कि कैफिंग में चीन के सबसे अच्छे कारीगर और इंजीनियर रहते हैं और उनके हुनर का लाभ उठाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कैफिंग को बख्श दिया गया। इससे पहले चंगेज खान ने कभी ऐसी दया नहीं दिखाई थी, लेकिन सच तो यह था कि कैफिंग दया के कारण नहीं बचा था। त्साई चंगेज खान को अच्छी तरह से जानता था। चंगेज खान एक बर्बर देहाती था जिसे संस्कृति की कतई परवाह नहीं थी। सच कहा जाए तो उसे युद्ध और व्यावहारिक परिणामों के अलावा किसी बात की परवाह नहीं थी। त्साई ने उस इकलौते भाव को जागृत किया जो इस तरह के आदमी पर सफल हो सकता था। वह था लोभ। आत्मरुचि या स्वार्थ ही वह लीवर है जो लोगों को घुमाता है। एक बार जब आप उन्हें यह दिखा देते हैं कि आप किस तरह से उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं या उनके लक्ष्य तक पहुंचने में उनकी मदद कर सकते हैं, तो आपके आग्रह को पूरा करने की दिशा में सारी बाधाएं जादू से गायब हो जाएंगी। शक्ति हासिल करने की राह में हर कदम पर आपको यह सीखना होगा कि आप दूसरे व्यक्ति की तरह सोचें, उसकी जरूरतों और रुचियों को भापें। आप अपनी भावनाओं के पर्दे को हटा दें, क्योंकि इससे सच्चाई धुंधली हो जाती है। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाते हैं तो फिर आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। आर्थर शोपेनहॉर 1788 से 1860 की राय है कि ज्यादातर लोग खुद में इतने ज्यादा डूबे रहते हैं कि उन्हें अपने अलावा किसी चीज में सच्ची रुचि नहीं होती है। जब भी कोई बात करता है तो वे हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि इस बात से उन्हें किस तरह लाभ हो सकता है। अगर उन्हें अपना कोई फायदा नजर आता है तो ये पूरे ध्यान से सुनने लगते हैं, चाहे उस बात से उनके लाभ का बहुत दूर का ही संबंध हो। तस्वीर बांधने वाली रस्सी। दया और कृतज्ञता की रस्सी कमजोर होती है और पहले ही झटके में टूट जाती है। इस तरह की लाइफलाइन न फेंके। आपसी स्वार्थ की रस्सी बहुत मजबूत होती है और इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। यह बरसों तक आपकी सेवा करती रहेगी। विशेषज्ञ ज्यों डे लाब्रूअर 1645 से 1696 की राय है कि अपनी किस्मत चमकाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका लोगों को यह स्पष्टता से दिखाना है कि आपकी तरक्की में ही उनकी तरक्की छिपी हुई है। वीडियो के इस भाग में हमने शक्ति के 48 नियम के नियमों में से नियम 13 मदद मांगते समय दया या कृतज्ञता की नहीं बल्कि स्वार्थ की दुहाई दें के बारे में विस्तार से जाना। वीडियो के अगले भाग में हम नियम 14 मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की तरह करें के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे मेरे आने वाले अगले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।